नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट नंबर 9 लगाने वाले हैं। और इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप सारे वीडियो देख पाओगे। और यह आपके लिए एमपीपीएससी जो आपका एग्जाम होने वाला है जून में, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जो है आपकी पकड़ रहेगी क्वेश्चनों पर। थ्योरी पढ़ने के बाद आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर किया करो, जिससे आपको पता पड़ता है कि आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। ओके, पहले क्वेश्चन है, देखिए, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार इसरो का पहला मानव रहित जो है वो अंतरिक्ष मिशन ये कब लॉन्च किया जाएगा, ये पूछा गया है। दिसंबर 2021, मार्च 2022, या दिसंबर 2022, या जनवरी 2023। तो इसका आंसर हो जाएगा दरअसल सी ऑप्शन, दिसंबर 2022 में जो है वो भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान जो है वो लॉन्च किया गया जाएगा। और ये किसके द्वारा किया जाएगा? इसरो के द्वारा जो है किया जाएगा। ठीक है, इसरो की स्थापना पूछ ली जाती है तो 15 अगस्त 1969 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और अभी जो इसके चेयरमैन जो बने हैं, चेयरमैन बने हैं सोमनाथ। सोमनाथ याद रखना, ये हाल ही में जो है ये इनको अपॉइंट किया गया है, तो चेयरमैन इसरो के जो है वो सोमनाथ हैं। और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाता है तो बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में जो है इसका हेडक्वार्टर है। डीआरडी को आपसे पूछ लिया है तो डीआरडीओ का जो है वो दिल्ली में है। और 1958 में जो है इसकी स्थापना हुई थी डीआरडीओ की, और उसके जो चेयरमैन है वो सतीश रेड्डी हैं। तो इसरो को आपको याद रखना है। और बाकी आपको पूछ लिया जाता है कि जो चंद्रयान हो गया, ठीक है, चंद्रयान पहला और दूसरा ये कब जो है वो लॉन्च किया गया था? पहला जो किया गया था 2008 में किया था, दूसरा जो किया 2019 में किया गया था। 19 में जो बात की जाए तो आपको प्रज्ञान और लैंडर जो विक्रम, ये जो है वो प्रज्ञान रोवर था और लैंडर विक्रम थे, तो ये तो जो है उनके नाम रखे गए थे। और ये श्रीहरिकोटा से जो है वो लॉन्च किया गया था। तो पहला मानव रहित की बात की जाए तो ये दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। आगे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि अगर आप पीएससी या मध्य प्रदेश की किसी एग्जाम की जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। और अभी आप ज्वाइन कर सकते हो इसे, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। तो ये जो है वो इसके प्राइजेस हैं। तो आपको यहाँ पर GE10 कोड यूज करना है तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, इससे आपको अलग अलग जो है वो कैटेगरी के यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पुलिस कांस्टेबल, जेल पैरी, तो इन सब की सब्सक्रिप्शन अब फ्री और लाइव क्लासेस दोनों होती है। यहाँ पर फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड सिलेबस, मॉक टेस्ट, पीडीएफ और सॉल्यूशन, ये लिमिटेड रहेगा। लेकिन अगर आप प्लस क्लास ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको मध्य प्रदेश के कंप्लीट सिलेबस जो भी एग्जाम होते हैं, एमपीपीएससी प्री हो गया, मेंस हो गया, राइटिंग स्किल हो गया, तो इन सब के जो है वो आपको फुल यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। कंप्लीट एमपीएसआई हो गया, एमपी पुलिस, मॉक टेस्ट अनलिमिटेड रहेंगे, प्रत्येक सेशन की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। और टॉप एजुकेटर के साथ जो है वो आपके डाउट जो क्लियर है, डाउट सेशन जो रहेंगे वो आप क्लियर कर पाओगे। यहाँ पर बेनिफिट लाइव क्लासेस रहेंगी। बात की जाए डिफरेंट कोर्स के लिए, आपको डिफरेंट जो है बैच यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इंटरेक्शन जो होगा वो पोल, कमेंट, क्विज के माध्यम से होगा। और एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको जितने भी यहाँ पर एजुकेटर हैं जिससे आप पढ़ना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर पढ़ पाओगे। वीडियो, पीडीएफ, नोट्स आपको रिवीजन के लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चल रहा है तो ये लिमिटेड टाइम के लिए है। इसमें आपको फ़ायदा क्या रहेगा कि आपको जो है वो मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा एक, और इसके माध्यम से आपको एक स्लॉट बुक होगा तो ऑडियो कॉल के माध्यम से आप उनसे बात कर पाओगे। आपकी जो एग्जाम की स्ट्रेटेजी है, जो भी डाउट है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आप उनसे पूछ पाओगे और आपके सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो इसे आप ले सकते हो अभी। ओके, अभी मैं मार्च के आपको जो है वो बैच बता देता हूँ कि एमपीपीएससी के कौन कौन से स्टार्ट होने वाले हैं। तो 2 मार्च से अभी एक स्टार्ट हो चुका है ये। ठीक है, 8 मंथ का फाउंडेशन बैच है, ये भी 8 मंथ का है, ये भी 8 मंथ का है। तो 9 और 16 मार्च को अभी स्टार्ट होने वाला है। एमपीपीएससी 100 डेज रिवीजन आप लेना चाहते हो, हिंदी मीडियम से हो, तो 16 मार्च को ये स्टार्ट होगा। ठीक है, एमपीपीएससी मेंस पेपर 5 और 6 आंसर राइटिंग के लिए आपको जो है वो 19 मार्च से ये स्टार्ट होने वाला है। और वहीं बात की जाए तो 8 मंथ का फाउंडेशन बैच जो एमपीपीएससी प्रीलिम और मेंस 2022 की आंसर राइटिंग के साथ जो है आपको यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा, ये आपको 23 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। और इंग्लिश मीडियम की बात की जाए तो ये आपको 30 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, ये भी 100 डेज का रहेगा। तो इसे आप अपकमिंग बैच है तो इन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो।
और बात की जाए तो आपको अनअकैडमी का प्ले स्टोर डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर डाउनलोड करने के बाद जिस कोर्स को आप खरीदना चाहते हो, जैसे कि 24 मंथ का है, 12 मंथ का है, 6 मंथ का है और 3 मंथ का है, यहाँ पर इनकी प्राइस दी हुई है, लेकिन इतना पे नहीं करना है आपको। सीधा सीधा G10 कोड यूज कर देना है और आपको यहाँ पर प्राइस ड्रॉप हो जाएंगे। सीधा सीधा जो है वो 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा। तो आप ले सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाओगे इसके माध्यम से। चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भामा शाह सम्मान किस क्षेत्र में शुरू किया गया? व्यापार और उद्योग में, पर्यावरण सुरक्षा में, जनजाति अधिकार संरक्षण में, या बात की जाए मानव अधिकार में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, व्यापार और उद्योग में जो है ये भाभा सम्मान जो है वो दिया जाता है और शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। सम्मान से क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको कालिदास सम्मान हो गया, तो ये कब स्थापना हुई थी? कालिदास सम्मान की आपसे पूछ ली जाती है। कालिदास सम्मान 1980 में हुई थी, ठीक है। वहीं आपसे कुमार गंधर्व सम्मान पूछ लिया जाता है तो 1992 में। और महात्मा गांधी सम्मान जो है ये कब दिया जाता है, कब शुरू किया गया था? तो 1995 में ये शुरू किया गया था। तो इन सबको आपको याद रखना है। काफ़ी जो है वो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है? दसपुर, महिष्मती, वेशनगर या अवंती? तो मंदसौर आपको जो है इसका प्राचीन नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दसपुर। दसपुर जो है वो मंदसौर को प्राचीन नाम से जाना जाता था दरअसल, दसपुर के नाम से। और बाकी महेश्वती हो गया तो ये आपको खरगोन में देखने को मिलेगा, जो कि अब महेश्वर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वेशनगर ये विदिशा है और ये महेश्वर अब करंट का वर्तमान नाम है। अवंती ये उज्जैन वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो याद रखना है मंदसौर जो है वो दसपुर को प्राचीन पहले नाम से जाना जाता था, ठीक है। मंदसौर में काफी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मंदसौर, पहली बात तो गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध है, ये किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। यहाँ पर पशुपति नाथ का मंदिर है, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। पशुपतिनाथ का मंदिर मध्य प्रदेश में किस जिले में है? तो याद रखना है आपको इसको, और इन सबको आपको याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। स्थानांतरण खेती कौन सी करती है, कौन सी जनजाति करती है? ये पूछा गया है। गौड़, भील, बेगा या पनिका? तो स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह खेती करने का जो है वो इसमें एक रिवाज है, या कहा जाए खेती करती है, तो ये बेगा जनजाति द्वारा जो है वो किया जाती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बेगा जनजाति। मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील जनजाति है। और सबसे भारत की अगर आपसे पूछ ले जाए कि भारत की सबसे बड़ी कौन सी है, तो गौड़ जनजाति है, ठीक है। तो गौड़ जनजाति ये भारत की हो जाएगी और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश की। बैगा जनजाति जो है ये आपको मंडला वाला क्षेत्र है, मंडला डिंडोरी हो गया, तो ये वहां पर देखने को मिलती है। मंडला डिंडोरी हो गया तो ये उस वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है बैगा जनजाति। भील जनजाति आपको झाबुआ वाला क्षेत्र है तो वहां पर देखने को मिलती है। गोंड वाला जो है वो ये मंडला डिंडोरी वाला ही, छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा जो है वो गोंड जनजाति देखने को मिलती है। तो जनजातियों से हमेशा क्वेश्चन याद रखना है आपको, हमेशा ही जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये एक टॉपिक है, तो इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देश का राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? कीरतपुर, होशंगाबाद, सुसनेर, आगर मालवा, मंडीदीप, रायसेन या महू, इंदौर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कीरतपुर होशंगाबाद। होशंगाबाद में देश का पहला राष्ट्रीय धेनु ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया गया, होशंगाबाद। ओके, तो इसका अब बात की जाए तो नर्मदापुरम कर दिया गया है होशंगाबाद का नाम बदल के, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। होशंगाबाद में आपको क्या देखने को मिलता है? पचमढ़ी। पचमढ़ी पर सबसे ऊंची जो चोटी है धूपगढ़, जिसकी 1350 जो है वो इसकी मीटर ऊंचाई है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आप याद रखना। सतपुड़ा वाला क्षेत्र है ये उसी में है, तो सतपुड़ा की रानी जो है वो पचमढ़ी को ही कहा जाता है, तो इसे भी याद रखना है, सतपुड़ा की रानी, ठीक है। सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पचमढ़ी में। यहाँ पर आपको जमुना फॉल, वी फॉल, ये सिस फॉल जो है वो देखने को मिलते हैं पचमढ़ी में, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ओके, एक और आपसे पूछा जा सकता है कि जियोलॉजिकल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला है,
तो वो जबलपुर में किया जा रहा है, लमेटा में। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर लमेटा हिल्स कहाँ है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ये आप याद रखना, इंदौर, जबलपुर, भोपाल या सागर में। तो अभी मैंने बताया जबलपुर में जो है इसका आंसर हो जाएगा। लमहेटा हिल्स है, दरअसल जबलपुर में है, और यहीं पर जो है वो जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो जियोलॉजिकल पार्क जो है वो स्थापित किया जाएगा, याद रखना है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, यहाँ पर मदन महल आपको देखने को मिलता है, मदन महल हो गया, रानी दुर्गावती संग्रहालय हो गया, तो ये आपको यहीं पर देखने को मिलता है। समाधि होगी तो ये भी आपको यहीं देखने को मिलता है। और रानी दुर्गावती का जो किला है वो सिंगौरगढ़ है, जो कि दमोह में। ठीक है, तो वो आप कंफ्यूज मत होना कि वहाँ पर जो किला था, लेकिन इनकी जो संग्रहालय है, समाधि है, ये आपको जबलपुर में देखने को मिलती है। जबलपुर में हाईकोर्ट है, सबसे पहली बात तो मध्य प्रदेश का मुख्य जो पीठ है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, मुख्य पीठ। संस्कारिक न्यायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, न्यायिक राजधानी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट है तो न्याय देने का काम करता है, तो इस वजह से जो है वो न्यायिक राजधानी। इसकी लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है, यानी 81% जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये कहा जाए तो जबलपुर। तो जबलपुर में भी आपको एक भेड़ा घाट जगह देखने को मिलती है, भेड़ा घाट, जहाँ पर क्या होता है, धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है, जो कि किसके द्वारा, नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है। बंदर कूदन भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पुनर्गठन से पहले भोपाल किसका हिस्सा था, ए स्टेट का, बी स्टेट का, सी स्टेट का, या पृथक स्टेट का। जब भोपाल, यहाँ पर पूछा गया कि भोपाल किसका हिस्सा था, तो भोपाल जो है वो सी स्टेट का था, भोपाल। और बात की जाए आपको रीवा, ये दो जो क्षेत्र थे वो सी स्टेट में आने थे। ठीक है, तो ये आपसे पूछे जाते हैं कई बार, जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, तो याद रखना है आपको। ए स्टेट में आपको नागपुर देखने को मिलता था, नागपुर। बी स्टेट में आपको ग्वालियर और इंदौर, ये दो। और महाकौशल एक पूछ लिया जाता है, महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर। ठीक है, तो इन सबको याद रखना है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, कौन से स्टेट में किसका भाग हुआ करता था। तो ए स्टेट में आपको नागपुर याद रखना है, बी स्टेट में ग्वालियर इंदौर हो गया, और वही बात की जाए सी स्टेट की बात की जाए तो भोपाल हो गया और रीवा हो गया। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। 1 नवंबर 1953 को जो है वो जो फजल अली आयोग था, तो उसकी अध्यक्षता में जो है वो 1956 को जो है वो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये तो फजल आया था 1953 में आया था, लेकिन 1956 में जो है वो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था फजल अली की अध्यक्षता में, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है, तो याद रखना है। फिर उसके बाद 2000 में जो है वो 1 नवंबर 2000 को जो है वो छत्तीसगढ़ बनाया गया अलग स्टेट, जिसमें जो बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे थे और 16 जिले जो है वो बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में चले गए थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो देखा जाए तो सीमा की बात की जाए तो सीमा जो है वो राजस्थान से लगती है, लेकिन जिलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा जिले लगते हैं। सबसे कम किससे लगते हैं, गुजरात से लगते हैं। तो ये भी कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 5 राज्यों से जो है वो मध्य प्रदेश जो है वो सीमा साझा करता है, लैंड लॉक जो है वो स्टेट है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भोपाल गैस स्ट्रेटजी से संबंधित है। ऑपरेशन भोपाल, ऑपरेशन प्लेमाइड, ऑपरेशन रिलीफ या ऑपरेशन फेथ, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। तो ऑपरेशन फेथ चलाया गया था 2-3 दिसंबर को 1984 को जो है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। ठीक है, यूनियन कार्बाइड, और उस समय जो सीएम थे वो कौन थे, अर्जुन सिंह जो थे वो सीएम थे। और ऑपरेशन फेथ जो चलाया गया था तो बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे भोपाल गैस से, हमेशा ही जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन फेथ चलाया गया था इनके लिए।
नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश का पर्यावरण न्यायालय कहाँ है? भोपाल में है, बालाघाट में, सागर में या खंडवा में? तो पर्यावरण न्यायालय पूछा गया है तो ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। देखिए पर्यावरण न्यायालय भोपाल में है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वन आपसे पूछे जाए तो बालाघाट में याद रखना है। सबसे ज्यादा जो है वो बालाघाट में वन देखने को मिलते हैं। भोपाल के बारे में हम जान लेते हैं कि भोपाल में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली बात तो आपको वन विहार नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ऐशबाग स्टेडियम देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि ऐशबाग स्टेडियम हो गया, भारत भवन हो गया, रविंद्र भवन हो गया, ठीक है, रविंद्र भवन हो गया। तो इनको आप याद रखना, भारत भवन, रविंद्र भवन और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये भी आपको भोपाल में ही देखने को मिलेगा। तो इसे भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो काफी जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भोपाल से, ठीक है। भोपाल पहले जो है वो सीहोर में था, फिर सीहोर से अलग करके जो है वो भोपाल को एक अलग जो है वो जिला बनाया गया था। और भोपाल से अगर मूल्य आपसे पूछ लिया तो वो सीहोर में है, ना कि भोपाल में है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्तमान बुंदेलखंड यानी चैदी जनपद की राजधानी थी, महेशमती, अवंती, शक्तिमती या हिल्सा? तो बुंदेलखंड यानी चैदी की जो जनपद थी दरअसल जो थी वो महेशमती, सॉरी शक्तिमती थी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, शक्तिमती। महेशमती जो थी वो महेश्वर की थी, ठीक है, जो कि अब खरगोन में है। तो ये कहाँ पर है? खरगोन में। अवंती उज्जैन में बता चुका हूँ, ये विदिशा से है, ठीक है। तो शक्तिमती जो है आपको देखने को मिलेगी चैदी जनपद, जो कि राजधानी थी शक्तिमती। तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए कुछ सूची दी हुई है और उसमें हमें मिलाना है आदमगढ़, कायथा और हरियाणा। आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था सारी चीजें। तो आदमगढ़ की गुफाएं कहा जाए, आदमगढ़ की जगह आपको देखने को मिलेगी होशंगाबाद में, कायथा उज्जैन में और एरण जो है वो सागर में देखने को मिलेगा। एरण में आपको सबसे पहले जो सती प्रथा के साक्ष्य हैं वो आपको एरण में देखने को मिलते हैं, जो कि सागर जिले में है। कायथा, ये बात की जाए तो ये मानव शैल चित्रों से संबंधित है। यहाँ पर जो है वो मानव शैल चित्र देखने को मिलते हैं, आदमगढ़, कायथा, एरण और भीमबेटका, ठीक है। तो इन चारों को आपको याद रखना है। भीमबेटका आपको रायसेन में देखने को मिलेगी। तो काफी जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कायथा जो है वो ताम्र पाषाण से संबंधित है, यहाँ पर तांबे की चूड़ियां जो है वो देखने को मिलती है, जो कि उज्जैन में है कायथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, मांडू द सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है? गुलाम यजदानी, जगनिकी, महात्मा गांधी या दिलावर खां? तो मांडू द सिटी ऑफ जॉय, मांडू सबसे पहली बात तो ये कहाँ है? धार में है, ठीक है। इसका आंसर दरअसल हो जाएगा ए ऑप्शन, गुलाम यजदानी के द्वारा जो है वो मांडू द सिटी ऑफ जॉय के लेखक हैं, या आनंद की नगरी के नाम से जाना जाता है इसको, आनंद की नगरी के नाम से जानते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। मांडू में आपको असरपी महल हो गया, हिडोला महल हो गया, रानी रूपवती महल हो गया, बाज बहादुर का महल हो गया। रानी रूपवती महल और रानी रूपवती और बाज बहादुर की यहाँ पर जो है वो एक प्रेम कथाओं का जो है वो वर्णन देखने को मिलता है। जहाज महल हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है, मांडू जो कि धार में पड़ती है। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्था ये कहाँ पर स्थापित गया? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर? तो पहला है, देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान, तो ये भोपाल में जो है इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, प्राणहिता इसलिए प्रसिद्ध है? जबलपुर का एक जलप्रपात है, सिवनी और चंबल नदी का जो है वो संगम है, बरधा और बेगंगा नदी का संगम है, शिप्रा नदी का प्राचीन नाम है। तो प्राणहिता दरअसल दो नदियों का जो है वो संगम देखने को मिलता है, एक है बरधा और एक है बेनी गंगा या बेन गंगा, ठीक है। तो बेनी गंगा भी कहा जाता है इसको, बेन गंगा भी कहा जाता है। तो कभी भी आपको ये वाला नाम मिले या दूसरा नाम मिले तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बरधा और बेन गंगा जो है वो नदी के संगम को जो है वो प्राणहिता कहा जाता है। यह दक्षिण की ओर बहती है। दरअसल जो बरधा नदी है वो बेन गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। बेन गंगा जो है वो सिवनी को जो पासरवाड़ा जो पठार है वहां से निकलती है, ठीक है। और बरधा जो है वो बैतूल से निकलती है। तो दोनों ही नदियां इंपॉर्टेंट है जो कि दक्षिण की ओर बहती हैं। बरधा बेन गंगा में मिलने के बाद जो है वो बेन गंगा जो है वो गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो इनको जो है वो प्राणहिता
इसीलिए प्रसिद्ध है, दरअसल उनके संगम के नाम पे जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की वन भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश में है? 12.4%, 26%, 5% या बात की जाए आपको 20%। तो भारत की वन जितनी भी भूमि है उसका प्रतिशत पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में कितना है। देखिए मध्य प्रदेश में जो है वो 12.5% जो है वो करीबन है, 12.5% आप याद रखना। भारत की भूमि का पूछा गया है, भारत की भूमि, तो इसमें तो 12.5% याद रखो। लेकिन अगर आपसे मध्य प्रदेश का पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का जो एरिया है तो उसकी भूमि का कितना प्रतिशत है, तो आप याद रखना 30%। ठीक है, 30% के करीबन जो है वो मध्य प्रदेश की एरिया के भूमि का जो है वो देखने को मिलता है। सबसे अधिक वन जो है वो आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। सबसे अधिक वन कहाँ पर देखने को मिलते हैं? मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये याद रखना है आपको। सबसे ज़्यादा परसेंट के हिसाब से देखा जाए, जो घनत्व के हिसाब से देखा जाए, तो आपको मिजोरम में देखने को मिलेंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैसे सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। तो ये कुल भारत की भूमि का 12.5% है। सबसे ज़्यादा आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था बालाघाट। ठीक है, सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं वो आपको बालाघाट में देखने को मिलते हैं, और सबसे कम आपसे पूछ ले जाए, ये सबसे अधिक हो गए। सबसे कम आपसे पूछ लिया है तो उज्जैन में। ठीक है, सबसे कम आपसे पूछा जाए तो उज्जैन में। नेक्स्ट है यहाँ पर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। मत्स्य, अश्मक, सूरसेन या कम्बोज? तो इसका आंसर हो जाएगा असमक। असमक जो था वो दक्षिण भारत का एक महाजनपद था, और इसकी जो राजधानी थी पोटली या पोतन, किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। तो याद रखना है 16 महाजनपदों में से दक्षिण भारत की एकमात्र जो जनपद थी वो अश्मक थी। और 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो किस ग्रंथ में देखने को मिलता है या किस निकाय में देखने को मिलता है? दरअसल बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय, तो उसमें जो है वो बखान किया गया है 16 महाजनपदों का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है बौद्ध। स्वतंत्र बुंदेला साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? वीर सिंह बुंदेला, विजय सिंह बुंदेला, महाराज सतसाल या राजा वीरभद्र? तो ये आपको महाराजा सतसाल के द्वारा जो है वो इसको संस्थापक माना जाता है, स्वतंत्र बुंदेला साम्राज्य का। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा दरअसल जो है वो की जाती है मध्य प्रदेश में, स्टेट में। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो दोनों ही याद रखना है आपको। और राज्यपाल का आर्टिकल आपसे पूछ लिया जाता है तो 153 है। वहीं अगर बात करें तो आयु कितनी होती है? आयु जो होती है वो 35 वर्ष होती है। 35 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम आयु, राष्ट्रपति की भी और राज्यपाल की भी, तो दोनों ही पूछी जाती है। एक राज्यपाल जो है वो एक राज्य या दो, एक से अधिक राज्यों का जो है वो राज्यपाल हो सकता है, 2 राज्यों का हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन कभी भी कोई भी राज्यपाल जो होता है वो उसी राज्य का नहीं होता है, वो दूसरे राज्य का दरअसल बनाया जाता है। ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में जो है वो इसका अधिनियम आया था, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है आपको। कौन सी जनजाति मुख्य रूप से मेघनाथ उत्सव बनाती है? मेघनाथ, गौंड, सहरिया, कुरकू या बैगा? तो यह आपको याद रखना है गौंड। गौंड जनजाति जो है वो मेघनाथ उत्सव बनाती है। ठीक है, गौंड जनजाति मेघनाथ उत्सव बनाती है। गौंड भारत की सबसे बड़ी है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भील जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो याद रखना है गौंड जनजाति। ये आपको डिंडौरी वाला जो क्षेत्र है वहां पर ही देखने को मिलती है, दरअसल बालाघाट हो गया, डिंडौरी वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, और भील जनजाति जो है वो झाबुआ वाला क्षेत्र में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में कौन सी फसलें दिखाई देती हैं? गेहूं और मक्का, गेहूं सोयाबीन, धान और सोयाबीन, धान और गेहूं? तो आप देख रहे हो ये वाला जो चिन्ह है, ठीक है, ये चिन्ह देख रहे हो, इसमें ये वाली देखिए, एक ये फसल लगी हुई है और एक ये लगी।
ठीक है। तो इसमें जो है वो गेहूं और धान, ये हमारा धान हो जाता है, ये गेहूं हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्य के जितने भी हैं, जैसे नर्मदा नदी होगी तो मध्य प्रदेश की राज्य की नदी है। खेल हो गया, मलखम्ब हो गया, मछली महासीर हो गई, नृत्य राई हो गया, नाट्य माछ हो गया। तो इन सबको आपको याद रखना है। वृक्ष बरगद हो गया, ठीक है। पुष्प सफेद लिली हो गया, और जो पशु है बारहसिंगा हो गया। तो इन सबको आपको याद रखना है, ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो भी आप जरूर याद रखा करो। यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ वो हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको बार बार रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको अच्छे से याद हो पाए। जब तक आपका कोई भी एग्जाम, जब तक आप किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो जाते हो जो आपका टारगेट है, तब तक आपको चीज़ों को पढ़ना है, रिवाइज करना है और करंट को अपडेट करते हुए चलना है, ठीक है। बाकी आपको अनअकैडमी पर कोर्स पेड कर लेना चाहते हो तो GE10 आप जरूर कोड यूज कीजिएगा, जिससे आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।